हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर की। ये फिज़िक्स का क्लास 11th का चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी। तो हम लोग दिन में अच्छे काम करते हैं, अच्छी जगह पे अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं और अच्छे एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उसकी बात की जाएगी। ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वर्क के बारे में। ठीक। वर्क में हम अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी में। जिसे दो टॉपिक आते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी और पावर। और आज इधर ही तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, एक तरीके का माइंड माइंड मैप है। देखो, एग्ज़ाम में अगर तुम लोगों के दिमाग में उस पूरे के पूरे मतलब एग्ज़ाम के पहले अगर तुम लोगों के दिमाग में एक पूरा का पूरा चैप्टर का माइंड मैप नहीं बना होगा, तो फिर एग्ज़ाम को तुम लोग क्लियर करने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है। तो ये सब कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इसलिए माइंड मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखो, वर्क में क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स के बारे में। और कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एफ। और एफ होता है इसका फोर्स और एस इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, वेरिएबल फोर्स में जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का, उसमें इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें एक और टॉपिक क्या पढ़ेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो होता है, जो इसके अंदर का जो एरिया होता है वो हम लोग को वर्क देता है। अभी डिटेल में थोड़ा बात होगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। ठीक। मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या क्या होती हैं और उसके वर्क क्या क्या होते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का सीधा सा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और फिर आता है एक रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन आता है। ये होता है पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के। ठीक है। और इसको कई जगह पे जैसे मास में चेंज या काइनेटिक एनर्जी के चेंज करके रिलेशन, मतलब कि उन दोनों का रेशियो पूछ सकता है। तो ये चीज़ याद रखना, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के। ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का मतलब क्या है, अभी डिटेल में बात होगा। अभी सिर्फ इतना होता है ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में आता है जैसे कंजर्वेटिव वर्क, कंजर्वेटिव मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से, जैसे वो हो गया कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव वर्क, और वो सब क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पूरे के पूरे वर्क डन के बराबर होता है। ठीक। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सिर्फ कंजर्वेटिव वर्क डन जो होता है, कंजर्वेटिव वर्क जो होते हैं सिर्फ उसके चेंज के निगेटिव के बराबर होता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ रहे हो, मतलब कि देखो, ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों का मतलब कि दोनों वर्क और काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं बराबर होते हैं। और लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो सिर्फ कंजर्वेटिव वर्क के ही बराबर होता है, वो भी निगेटिव में। और एक पोटेंशियल एनर्जी में एक टॉपिक आता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। और एक होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो इन दोनों का ये फॉर्मूला होता है। ठीक। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, फिर मैकेनिकल एनर्जी और पावर का। इक्विलिब्रियम में हम लोग को क्या पढ़ना है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और पावर क्या होता है, देखो पावर एक होता है, जैसे कि देखो मान लो कि जैसे, या अभी डिटेल में बात होगी। अभी सिर्फ इसका फॉर्मूला एक तरीके से याद होना चाहिए कि एवरेज पावर क्या होता है और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है। इंस्टेंटेनियस कोई भी चीज़ होता है तो वो इंटीग्रेशन से ही होता है। अब देखो, हम तुम्हें इस टॉपिक का एक छोटा सा फील देना चाहते हैं। जैसे कि मान लो एक लड़का है, उसका नाम अमन है। उसकी मम्मी ने बोला कि अमन, ऐसा करो कि ये जो 5 किलो का बॉक्स है, जैसे मान लो ये एक बॉक्स है जिसका वेट m है, चलो ठीक है। इसको इसको तुम्हें इस रैक में, मतलब कि इसको जो भी बोलते हैं अलमीरा रैक, इसके अंदर तुम्हें इसके ऊपर रख देना है। तो अब देखो, अब अमन इस बॉक्स को कैसे रखेगा, पहले पहले वो क्या, तो देखो अमन सबसे पहले क्या करेगा, अमन सबसे पहले इस बॉक्स को खसकाएगा। खिसका करके वो यहाँ इतनी मान लो एल लेंथ की दूरी तक ले आया, चलो ठीक है।
पहले उसने ये वर्क किया, उसके बाद वो दूसरा वर्क क्या करेगा, दूसरा वर्क वो करेगा, वो उसे उठा करके अलमीरा के सबसे ऊपर, यानी कि मान लो ये डिस्टेंस h है, ठीक है, इस डिस्टेंस पर वो उस बॉक्स को रख देगा। तो देखो खसकाने में उसने कितना, मतलब कि क्या हुआ, बेसिकली किन किन टर्म्स का इस्तेमाल हुआ। इसने एक एम मास के बॉक्स को एल लेंथ की दूरी तक डिस्प्लेस किया। तो अब यहाँ पे वर्क कितना हुआ, वर्क हुआ कितना देखो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इस एम मास के बॉक्स को ढकेलने के लिए इसने एफ पावर का इस्तेमाल किया, ठीक, मतलब एफ फोर्स का इस्तेमाल किया, पावर ने एफ फोर्स का। तो ठीक है, तो अब देखो इसने एफ फोर्स का इस्तेमाल किया और एल डिस्प्लेस किया, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आता है, वर्क का फॉर्मूला वैसे तुम लोगों को याद भी होना चाहिए, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इसने इतना वर्क किया इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक खिसकाने में, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, अब ये इसको उठाएगा। अब तो फिर अब उठाने में इसको कितना फोर्स लगेगा, तो अब इसको उठाने में F इज इक्वल्स टू फोर्स। अब देखो फोर्स कितना होगा, ये m मास का है और ये क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी के उठाएगा, तो इसका फोर्स क्या होता है, mg होता है, ठीक है, mg। और फिर उसके बाद इसने कितनी ऊंचाई तक उठाया, तो इसने उठाया h ऊंचाई तक। तो अब इन दोनों को मतलब कि हम लोग जोड़ देंगे, तो इसने इतना वर्क किया, ठीक। पहला वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए तुम लोगों का। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, पावर के बारे में। देखो अब जैसे कि मान लो ये एक अमन है, ठीक। तो देखो पावर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, देखो पावर किसे कहते हैं, देखो तुम लोगों के डेली लाइफ में किस इंसान को पावरफुल ज़्यादा कहते हैं, तुम लोग खुद सोचो। जैसे कि मान लो ये एक अमन है, इसने एम मास को क्या किया, एल डिस्प्लेस किया, और ये विकास है, इसने भी एम मास को इसने एल डिस्प्लेस किया, ठीक है। इसने 3 मिनट में यही काम को किया। और दूसरी तरफ तुम्हारा दोस्त विकास है, तुम्हारा दोस्त विकास जो है वो इसी काम को 2 मिनट में कर दिया। तो कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ, कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ, जिसने कम टाइम में इस काम को कर डालेगा तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ, विकास। तो अब पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, तो अब इससे फॉर्मूला क्या आया पावर का फॉर्मूला आया वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। यानी कि सेम वर्क को जिसने किया, चलो ठीक है, दो चीज़ है, इन दोनों ने सेम वर्क किया, ठीक, ये दोनों सेम वर्क किए, लेकिन जो जितने कम टाइम में करेगा उसका पावर ज़्यादा होगा, ये बात याद रखे रहना। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो, वर्क डन बाय टाइम। अब जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि अमन इसको डिस्प्लेस किया और इसको डिस्प्लेस करने में इसकी कितनी एनर्जी लगी। तो अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी से ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी लगेगी, इसने एम मास को इतनी दूरी तक ले आया और किस स्पीड से लाएगा, मान लो इसमें इसकी जो बॉक्स को ढकेलने की स्पीड है वो v है। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अब इसको इसने उठा करके यहाँ तक रखा, यहाँ तक रख दिया h डिस्टेंस तक। तो अब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो अब इसकी देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। अब देखो तुम लोग एक चीज़ देख रहे हो, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। चलो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mgh आ रहा है और यहाँ पे वर्क जो था, वर्क भी था mgh। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये एक तरीके की कंजर्वेटिव वर्क होता है। तो इसलिए यहाँ पे mgh आ गया और इसको जैसे, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो देखो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जो उसका वर्क का पहला टॉपिक था, उसका क्या क्या देखो, वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसका याद रखे रहना, इसका फॉर्मूला याद रखे रहना, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अभी हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि एफ डॉट एस का मतलब क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और देखो जैसे कि मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल होगा तो वो एंगल मान लो अगर, और एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ही होना चाहिए, तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला एस कॉस थीटा। और फिर देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब वो फोर्स, तब वो क्या होता था, तो वहाँ का वर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर वर्क अगर डिस्प्लेसमेंट के, अगर फोर्स के अगर निगेटिव में अगर हो तो फिर वहाँ पे वर्क भी निगेटिव होगा, ठीक। और देखो बस यही 2-3 बात याद रखना है।
और एक बात ये याद रख लेना कि यूनिट जो होता है वो किसका, वर्क का, वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और जूल होता है, डायन एनर्जी, ये सब भी होता है। ये चीज़ जरूर याद रखना, जूल किसका यूनिट होता है, तो वो होता है वर्क का यूनिट होता है। अब देखो जैसे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने से तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया कि एक फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन 10 kg ब्लॉक डिस्प्लेस बाय 5 मीटर। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है 10 किलो का, इस पे जो फ्रिक्शनल जो इसका फ्रिक्शन है वो है 0.1 का। इसको मतलब कि इसको खींचा जा रहा है, तो जब उसको खींचा जा रहा है तो उसको 50 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है, और ये खींचा जा रहा है कितनी दूरी तक खींचा जा रहा है, 5 मीटर तक। तो अब ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, जो 50 न्यूटन का ये जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से कितना वर्क होगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है इन दोनों की इसकी वजह से इसका कितना वर्क होगा, यानी कि दोनों का वर्क डन बताना है। तो बस देखो वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो उसका यहाँ पे कौन सा फोर्स रखाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है, और कितना डिस्प्लेस हुआ, 5 मीटर। तो बस एफ डॉट एस लगाओ 50 इंटू 5, अब इसका आंसर आएगा 250। अब क्वेश्चन में अब बताना है वर्क डन बाई फ्रिक्शनल। तो देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स, अब ये कितना फोर्स लगाएगा, तो अब यार तुम लोग इसको काइनेमेटिक्स में शुरू में पढ़े होगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है म्यू एम जी के बराबर होता है, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो म्यू एम जी के बराबर होता है, याद रखे रहना, ये तुम लोगों को तो ऑलरेडी याद होगा। तो देखो म्यू एम जी लगा, और फिर उसके बाद म्यू कितना दिया हुआ है, 0.1, और फिर एम मास कितना दिया है, वो 10 kg का है, और जी का वैल्यू तो हर जगह 10 ही होता है, और फिर कितना डिस्प्लेस होगा, 5। तो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर इसका आएगा 50, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है ना, लेकिन देखो क्या कह रहा है कि ए बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। एक बॉडी है वो 10 मीटर मूव किया आगे और 5 न्यूटन फोर्स के कारण, ठीक है। इफ़ द वर्क डन इज 25, वर्क डन जो दिया हुआ है यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करने में 25 जूल का वर्क लगा, ठीक है। देन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो अब इसमें पूछा हुआ है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि देखो ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन का मान लो वो हो गया, तो अब इसके और फोर्स, तो यानी कि इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो किसी एंगल पे है, तो और उसी एंगल को बताना है। यानी कि देखो इसको 10 मीटर इसने डिस्प्लेस किया, और फोर्स जो है वो थीटा एंगल पे है, और अब तुम्हें इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वर्क डन कितना दिया हुआ है, 25। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से डॉट, क्योंकि थीटा पूछा तो यहाँ से डॉट हटा के यहाँ लिख देना कॉस थीटा, ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ पे देखो फोर्स कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये 10 हुआ। अब यहाँ पे कॉस थीटा, अब इसको सॉल्व करने के बाद इसकी आंसर आएगा, सॉल्व करने के बाद इसका आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। उन लोगों को वैल्यू मालूम ही होगी कि कॉस थीटा जो होता है वो 1/2 कब होता है, जब वो 60 डिग्री पे होता है, और साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब वो 30 डिग्री पे होता है। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा बताना था, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो अब ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक पे से, वो किस तरीके के आ रहे हैं ना। तो वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं अब के जो ट्रेंडिंग, वो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड है, यानी कि IJK वाला जो इस्तेमाल होता है उस तरीके के अब क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो एक इसमें क्वेश्चन कहा हुआ है ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट, इतना दिया हुआ है पहले का डिस्प्ले, मतलब कि वो इधर सिचुएटेड है ना, अब वो यहाँ से इस पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेशन है वहाँ तक वो डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, और उसको डिस्प्लेस करने में इतना फोर्स लग गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें पूछा हुआ है कि वर्क डन कितना हुआ। देखो सबसे पहले का कोऑर्डिनेशन ये दिया हुआ है, उसके बाद वो जब डिस्प्लेस किया गया तो वो इस कोऑर्डिनेशन पे चला गया, चलो ठीक है। अब मतलब कोऑर्डिनेट पे, अब उसके बाद अब इसमें फोर्स का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो 4I + 3J न्यूटन, ठीक। अब इसमें वर्क डन पूछा, तो बस अब सीधे सीधे फॉर्मूला, तो देखो बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स दिए तो ये दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट पुट कर दो, और फिर उसके बाद अब डिस्प्लेसमेंट निकलना है। जैसे कि मान लो इसमें क्वेश्चन में, जैसे मान लो दो कोऑर्डिनेट की जगह पे, जैसे मान लो क्वेश्चन में कह देता कि पहले वो -2I पे था,
अब वो 4J पे चला गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। जैसे देखो ये I और J इसका कोई वो ही नहीं है ना, जैसे मान लो I तो इसमें दिया ही हुआ नहीं है ना। अब जैसे क्वेश्चन में कह देता है कि जैसे कि मान लो पहले वो था वो 5J पे था, अब वो आ गया 4G पे ना। तो जैसे कि मान लो पहले वो तुमसे 5 मीटर की दूरी पे था, तुमसे 5 मीटर की दूरी पे था, अब वो आ गया 4J पे। तो अब कितना जैसे 5 पे था तुमसे और अब वो हो गया 4 पे, यानी कि अब वो माइनस, मतलब 1 मीटर जो है वो डिस्प्लेस किया हुआ, वो भी माइनस में ना। तो वही चीज़ कहने का मतलब है। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट लिख दो और फिर दूसरे वाले का और माइनस दूसरे वाले का ना, देखो दूसरे वाले का माइनस पहले वाले का कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद 4J और फिर उसके बाद 3K और फिर उसके बाद ये माइनस है, देखो माइनस ब्रैकेट में अगर ये निकलेगा तो ये जो माइनस रहेगा ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर 2i हो जाएगा और ये वाला जो प्लस रहेगा ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने से तुम लोग को आता ही होगा, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी। अब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, 4i है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2i से, ठीक है, या तो ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा 8 आ गया, और फिर उसके बाद ये j है ना, तो j को j से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा -3 में आएगा, और इसमें k का टर्म ही नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 जूल्स, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वर्क डन जो हो जाएगा वो 11 जूल का, ये 2016 का ये हुआ क्वेश्चन है। तो देखो सेम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म फोर्स से ये इतना दिया हुआ है एक्ट ऑन पार्टिकल, और उस पार्टिकल का मास जो है वो 2 किलो है, ठीक, 2 किलो के पार्टिकल पे इतना फोर्स लग रहा है। अब वो डिस्प्लेस हो रहा है इतने से इतना वो डिस्प्लेस हो रहा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्क डन बाय फोर्स ऑन पार्टिकल, उस पार्टिकल पे कितना वर्क डन हो रहा है उस फोर्स की वजह से। देखो ये फोर्स का देखो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये देखो मास दिया हुआ है उस पार्टिकल का, इसका जबकि कोई ज़रूरत तो नहीं है, और वो इतने से इतना डिस्प्लेस हो रहा है। तो अब बस डायरेक्ट वर्क डन का फार्मूला चाहो, वर्क डन का फार्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट वो कितना हुआ 2i से वो 4i चला गया, तो अब वो कितना डिस्प्लेस हुआ 4i माइनस 2i, तो ये कितना हुआ 2i, चलो ठीक है, प्लस अब देखो वो जे पे नहीं था ना, तो अब वो 3J पे चला गया, तो वो यानी कि उसका फाइनल पोजीशन हो गया 3J, चलो ठीक है। उसके बाद वो K प्लस पे, मतलब कि K पे था और फिर वो माइनस K पे चला गया, तो माइनस K माइनस K, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि R2 माइनस R1 होता है, तो ये हो जाएगा -2K, ठीक है। अब देखो I को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस, अब देखो J है ना, तो देखो यहाँ पे J है, J को J से मल्टीप्लाई करो तो देखो J, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और K है ही नहीं तो यहाँ पे कितना हो गया 9 जूल का। तो बस ऑप्शन में टिक करो 9 जूल और आगे बढ़ो। अब देखो 1994 में आया हुआ एक इसी ट्रेंड पे क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी कॉन्स्टेंट टू मूव, यानी कि एक बॉडी है मूव कर रही है वाई डायरेक्शन में, और उसके जो फोर्स लग रहा है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10J, यानी कि इतना फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे, और वो बॉडी जो है वो 10J मीटर वाई डायरेक्शन में, क्योंकि J का मतलब ही होता है वाई, है ना, तो वहाँ पे वो मूव किया। तो अब इस पर वर्क डन, तो देखो फोर्स का ये दिया हुआ कोऑर्डिनेट, वर्क डन पूछा हुआ है, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 10J का हुआ है। तो बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स देखो जितना कुछ भी दिया कोई मतलब नहीं है ना, बस इस पर देखो जितना डिस्प्लेस हुआ है उसका कोऑर्डिनेट देखो J दिया हुआ है ना। तो अब इसमें भी देखो J से, क्योंकि और ये निगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये निगलेक्ट हो जाएंगे, और तो फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 जूल, ठीक है, 150J जूल। तो अब इसको डायरेक्ट 150 भी तुम लिख सकते हो, तो अब इसको 150 पे टिक करो और आगे बढ़ो। तो देखो वर्क में अब हम लोग वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स अब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क बाय वेरिएबल फोर्सेस के बारे में। तो देखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में क्या आना चाहिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में उसका फॉर्मूला आना चाहिए, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक उसका इंटीग्रेशन होगा x1 से x2 तक होगा, ठीक। और इसके बाद एक और इसमें पॉइंट याद रखे रहो कि देखो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, ठीक है, यानी कि देखो जैसे एफ एक्स ग्राफ है उसमें एक कर्व दिया ऐसे 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 कैसे भी दे सकता है, तो उसके अंदर का जो एरिया होगा वही हम लोगों को क्या देगा वर्क डन देगा, ठीक है। बस दो चीज़ याद रखे रहना, वेरिएबल फोर्सेस के लिए x1 से x2 तक उसका इंटीग्रेशन होगा किसका f डॉट डी एक्स का, और एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ गिव वर्क डन।
अब देखो जैसे कि देखो एक फोर्स है ना, एक वेरिएबल फोर्स है, यानी कि वेरिएबल फोर्स यानी कि बदलता हुआ फोर्स, ठीक है। एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन में एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है और उसका जो यूनिट है वो फोर्स जो है वो न्यूटन में है और वाई इज इन मीटर में। वर्क डन बाई दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 1 मीटर, ठीक है। देखो जैसे कि देखो ये देखो ये इक्वेशन होता क्या है, ये एक तरीके का वेरिएबल फोर्स का इक्वेशन होता है। तो जैसे अगर हम एक फील देने की कोशिश करें तो एक वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये तुम हो, ठीक है। तुमने एक ज़मीन से एक डंबल उठाया, तो जैसे कि ज़मीन से तुम डंबल उठाए और 1 मीटर की ऊंचाई तक इसको उठाए ना। जैसे कि मान लो तुम पकड़ोगे तो पहले उठाओगे तो पहले ज़्यादा फोर्स लगेगा, फिर धीरे 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 कम होते होते फिर यहाँ पे एक, समझ रहे हो, यानी कि वो फोर्स जो हो गया वो वेरिएबल फोर्स हो गया, समझ रहे हो तुम लोग। तो इसी वेरिएबल फोर्स को डिनोट करने का ये एक इक्वेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि 20 फोर्स उसमें लग ही रहा है, जैसे 20 फोर्स जो है इस डंबल का वेट की वजह से इसमें इसको उठाने में लगेगा ना, लेकिन जो तुम्हारे हाथ की मूवमेंट इन सब की वजह से भी कुछ वो 10 प्लस 10y, समझ रहे हो कि मतलब कि ये एक तरीके का एक इक्वेशन होता है, ये चीज़ फील करने आना चाहिए तुम लोगों को। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें वर्क डन पूछा, तो बस अब इसमें फॉर्मूला पुट कर, तो बस अब देखो क्योंकि इसमें कहा है कि वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसमें अब dx नहीं लिखेंगे, dx नहीं लिखेंगे, ठीक है, dy लिखेंगे। और अगर कहता है कि z डायरेक्शन में लग रहा है तो ये, और यहाँ पे अगर जैसे कि मान लो z का दिया होता और कहता है z डायरेक्शन में, तो यहाँ पे dz हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फिर देखो फोर्स डॉट मतलब कि फोर्स डॉट डी वाई, और कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है, 0 से लेकर के 1 तक। इंटीग्रेट करने से तुम लोगों को मालूम ही होगा, जैसे कि ये एक नंबर दिया हुआ है और इंटीग्रेट करना है ना, तो 20 और y के रिस्पेक्ट में अगर करो तो ये हो जाएगा 20y, ठीक है। प्लस अब देखो 10y दिया हुआ है तो अब ये क्या हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, 1 इसमें प्लस हो जाएगा बाई। अब देखो ये जो इसका जो स्क्वायर हुआ जो भी पावर रहेगा वो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हो जाएगा 0 से 1 तक है, ठीक। तो अब बस इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के जैसे कि y है, y में इसके 1 की वैल्यू पुट करोगे और एक बार फिर उसके बाद माइनस करके 0 की, जब 0 पुट करोगे तो ये पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बस इसमें अगर 0 रहता है तो बस एक बार क्या करो कि 20 और जैसे y है y की वैल्यू 1 पुट करो, पुट करने के बाद आंसर है, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 25 जूल। अब देखो 2011 में आया हुआ क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्क डन ऑन पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर तक के डिस्प्लेसमेंट में इस पार्टिकल में कितना वर्क किया, ठीक है। अब देखो ग्राफ को समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा फील करने की कोशिश किया करो, तब सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। जैसे देखो ग्राफ कह रहा है, देखो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एफ एक्स ग्राफ। तो देखो ये डायरेक्ट के अंदर एरिया, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के ये वाला भी एरिया ले लेंगे। तो देखो जैसे कि फील करो, जैसे कि देखो फोर्स है, फोर्स देखो पहले अगर पार्टिकल 0 पे है तो वहाँ पे फोर्स 0 है, पार्टिकल 2 पे आया 2 मीटर डिस्प्लेस फोर्स 0 है, पार्टिकल 3 पे आया तो अब क्या हुआ, अब उस पर फोर्स 2 न्यूटन का लगने लगा और 3 से 7 तक 2 न्यूटन का फोर्स लगा और फिर 7 से 12 वो फोर्स घटने लगा, यानी कि उसमें फोर्स का इस्तेमाल कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो 3 से लेकर के 12 तक उसमें फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब बस इसका जो एरिया है बस यही जो होगा वर्क डन देगा, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, ठीक है। तो अब देखो ये ध्यान से देख लेना कि कहाँ से कहाँ तक इसका जो है कर्विंग है ना, ये नहीं कि ये वाला भी एरिया ले लें। तो अब बस देखो 3 से लेकर 4 तक गया तो यानी कि 4 डिस्प्लेस हुआ, 4 और ये कितना 2, तो यहाँ पे आ गया 8 प्लस, और फिर देखो 7 से 12 गया और कितना फोर्स लगा के 2, तो ये कितना हो गया 12 माइनस 7 कितना हुआ 5 और उसके बाद देखेंगे 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 क्योंकि 2 और इसका ये क्या है हाफ है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका आएगा 13, तो इसका आ जाएगा आंसर 13 जूल। अब देखो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बॉडी है उसका मास जो है वो है 3 kg, ठीक है, इस अंडर ए कांस्टेंट फोर्स, अब उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और उसको डिस्प्लेस कर रहा है एस इन मीटर, इन इट इज़ गिवन बाई, अब देखो एस जो डिस्प्लेस किया उसका रिलेशन ये दिया हुआ है, चलो ठीक है। और उसके बाद जो टी है इसमें वो सेकंड में, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 2 सेकंड, यानी कि अब उसको 2 सेकंड में जो उसको डिस्प्लेस किया गया उसमें कितना वर्क लगा। तो देखो तुम लोग को मालूम है कि एफ वर्क डन इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 सेकंड तक है, तो अब इसमें को
एफ डॉट डी एक्स लगाए, चलो ठीक है। अब देखो इसमें फोर्स नहीं दिया है ना, तो अब देखो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू, ना दिया हो तो एम ए। देखो मास दिया हुआ है, एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिमाग दौड़ाओ। देखो एस दिया हुआ है, तो एस से हम लोग ए कैसे निकाल सकते हैं। न्यूटन्स लॉ में हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर हम लोग ये पढ़े हुए थे, तो देखो एन न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स में हम लोग ये पढ़े हुए थे कि मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे वेलोसिटी को निकालने के लिए उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर एक्सीलरेशन पूछेगा तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और अगर एक्सीलरेशन से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उसे 2 बार इंटीग्रेट करेंगे ना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है उससे एक्सीलरेशन निकालना, तो इसे हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, इसी को हम लोग को 2 बार इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना। तो देखो अब हम लोग एक्सीलरेशन का डिफरेंशिएट करेंगे डी एस बाई डी टी से। इसका देखो टी स्क्वायर बाई 3, मतलब यही देखो दिया हुआ है ना, तो अब इसको यहाँ पे लिख के बाई डी टी के टर्म पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2t/3, और अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन आएगा 2/3। अब देखो फोर्स निकालने के लिए, अब देखो मास दिया हुआ है 3 kg, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2/3, 3 से 3 गया, तो अब इस पर जो फोर्स आया है वो हो गया 2 न्यूटन का, ठीक है, इसका फोर्स आ गया। तो अब बस इसको अब 2 न्यूटन को फिर से, अब फोर्स है तो डी एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अभी तक डिफरेंशिएट, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और इसको डी एक्स के टर्म में, तो यहाँ पे जगह डी एक्स के टर्म में डायरेक्ट करें तो यहाँ पे जाएगा 2x, ठीक है। अब इसको 2x, अब इसको 0 तो ये हटा दो, तो 2, अब यहाँ पे एक बार x रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन, इसका आ जाएगा 4 जूल, ठीक है। तो देखो सॉरी हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया, कोई आ गया ना तो हम ध्यान नहीं देते ना। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ds होगा, ठीक है। ds के टर्म हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो देखो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो रेफरेंस रखा है वो x1 x2 नहीं, वहाँ पे t1 t2 रखे हैं, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी एक दूसरा मेथड भी ईजी है वो हम करके बताएंगे ना, क्योंकि देखो आंसर आना चाहिए फटाक से, चाहे वो तुम लोगों का जैसे भी दिमाग काम करे, ठीक है। तो अब देखो ds है ना, तो अब देखो डिस्टेंस को निकालने के लिए ये उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेलोसिटी आ चुका है, वेलोसिटी दिया हुआ है ये 2t/3, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इसको हम लोगों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इसका जो लिए हैं वो टाइम लिए ना। तो देखो फिर यहाँ पे 0 से लेके 2, अब यहाँ पे 2, अब देखो यहाँ पे ds क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट जो का वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी दिया हुआ है 2t/3। अभी एक और भी इजी, बहुत इजी तरीका हम करके बताएंगे ना। अब इसको dt के टर्म में इंटीग्रेट कर दिए, सॉल्व करने के बाद देखो t है तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर, और फिर उसके बाद टी स्क्वायर बाई, देखो 2t² / 6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर ये जब अंदर आएगा तो इसका वैल्यू आएगा 8/3, ठीक है, 8/3 जूल। इसका हम एक और ईजी तुम लोगों को तरीका बता दे रहे हैं कि जैसे देखो वर्क डन निकालना है ना, तो देखो बस डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ma, और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो mas ना, देखो अब देखो इस यहाँ पे मास दिया ही हुआ है, मास यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ था कि ये 3 किलो का है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 3। अब एक्सीलरेशन हम लोग क्या किए थे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके हम लोग एक्सीलरेशन निकाले थे 2/3, यहाँ पे लिख दो 2/3, चलो ठीक है 2/3 हो गया। अब फिर उसके बाद देखो अब फिर क्या निकालना है, ये इतना हो चुका, एक सेकंड, हाँ ये इतना हो चुका। अब हम लोगों को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोगों को देखो एक्सीलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान रहे हैं, तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ½ at² लगाएंगे, at²। अब देखो ½ at², अब a की वैल्यू 2/3 पुट करोगे और टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 4/3। 4/3 की वैल्यू अब इसमें यहाँ पे पुट करो 4/3, 3 से यहाँ 3 कट गया तो यहाँ पे आया 8/3 आ गया ना। उसी सेम कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है, देखो इसमें भी देखो मास दिया हुआ है, इसमें देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, और देखो टाइम इंटरवल दिया हुआ है ना। तो अब इसको सॉल्व करो, और हम अब इसको सॉल्व करना दूसरे मेथड से सॉल्व करना वो और आसान है, वो एग्जाम में बहुत आसानी से हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करो,
अब देखो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें बस क्या करना है, एफ डॉट डी एक्स कर देना है, ठीक है, 0 से 5 के रिस्पेक्ट में। इसी को अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। जैसे क्वेश्चन में देखो फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है और फिर उसके बाद मास दिया है, इसका कोई मेरे ख्याल से मतलब नहीं है, सॉल्व कर दो। और फिर उसके बाद 0 से 5 के रिस्पेक्ट में अब उसका वर्क जैसे हम लोग निकाल दे रहे हैं। चलो ठीक है, देखो एफ डॉट डी एक्स जैसे इक्वेशन चला है। अब कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर के 5 तक के लिए करना है। अब बस इक्वेशन, तो देखो वैल्यू पुट करके या डी एक्स के टर्म में इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने पर मालूम ही है क्या होता है, 7 है तो 7x, 2x इस है तो 2x स्क्वायर बाई 2, ये 3x स्क्वायर है तो 3x क्यूब बाई 3, ठीक है। 2 से यहाँ 2 काटो, 3 से यहाँ 3 काटो, अब 0 से 5 रखो। अब इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर कमेंट करके बताओ। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम देखो इसमें मुँह जवानी हम लोग करते हैं। देखो इसमें एफ एक्स ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें वर्क डन पूछा है 0 से लेके 6 मीटर तक का ना। तो अब देखो क्या करना है, इसका एरिया निकाल देना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका, देखो 3, पहले देखो इसका एरिया निकालेंगे फिर इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। देखो 3 मीटर गया और 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या होता है एफ डॉट एक्स, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 यहाँ पे आ गया इसका 9। और फिर उसके बाद देखो 3 से लेके 6 गया यानी कि 3 मीटर यहाँ और यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 3 9/2, क्योंकि ये आता है ना इसका, तो ये हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पे कितना हुआ, 9 + 4.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 13.5। तो यार देखो वर्क पावर एनर्जी में हम लोग कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अब हम लोग पढ़ने वाले वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो देखो अगर एक मोटा बताएं तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है कि जो अब उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो उसके पाथ पर डिपेंड करता है। देखो वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। इसमें सिर्फ यही याद रख के रहना, दिमाग में तुम लोगों को यही बस क्लिक करना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। देखो जैसे कि मान लो ये ए से बी तक जाने के 3 रास्ते हैं, एक 1 से गया, 2 से गया, 3 से गया ना। तो इसमें ये बोला गया है कि तीनों का वर्क डन जो है, अगर ये कंजर्वेटिव अगर ये कंजर्वेटिव तरीके से अगर इस पे वर्क हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस इस पे वर्क हो रहा है, ध्यान से सुन लेना, अगर ये 3 तरीके से इस पे काम हो रहा है और तीनों का तरीका अगर कंजर्वेटिव है तो उसका वर्क डन जो होगा तीनों का बराबर होगा। और वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0, ठीक है, क्योंकि अब जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ गया पॉजिटिव में ना, पॉजिटिव x मान लो, और फिर यहाँ से यहाँ पे आया तो ये हो गया निगेटिव x, तो इसका राउंड ट्रिप क्या हो गया, 0 हो गया। ये चीज़ याद रख के रहना, वर्क डन बाय राउंड ट्रिप इज 0। तो बस अब उसी का उल्टा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ, वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट 0, ठीक है। देखो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो उसके पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से अगर ये 3 तरीके से चला जाए तो तीनों का वर्क डन अलग अलग होगा, ठीक। इसका एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का फ्रिक्शन जैसे है, इसका बहुत मतलब कि पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने सिर्फ फ्रिक्शन को लिखा है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया विच इज़ कंजर्वेटिव फोर्स ना, कंजर्वेटिव, अब जैसे 4-5 तरीके का ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शन, सब फोर्स का एग्जांपल दिया हुआ है फोर्सेस का। अब इसमें कहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, तो याद रखे रहना कि देखो बस ये इसलिए हम इसको अभी ऐसे बता दे रहे हैं। तो देखो अगर हम इसको अगर पॉइंट में तुम लोगों को बता देते तो तुम लोग भूल जाते ना, लेकिन अब क्वेश्चन के थ्रू तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। देखो ग्रेविटेशन फोर्स, एक सेकेंड, हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं ये कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, तो इसको सिर्फ ऐसे याद कर लेना, CGME, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैट्स। और जो फ्रिक्शन, विस्कस और इंडक्शन, ये तीनों फोर्स हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव हो। इसके पहले अगर हम तुम लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएं, जैसे कि मान लो ये A है, ये B है ना, और ये मान लो ये C है और ये D है, ठीक। अगर एक पॉइंट को यहाँ पे कोई चीज़ रखा हुआ है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, उसको A से B तक ले जाने के 3 रास्ते हैं, ACB, ADB, ठीक, और AB, ये 3 रास्ते हो गए। अब इसको देखो AC और B इधर से ले जाने में, इसको एक बार यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक वर्क करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वर्क होगा और यहाँ से यहाँ तक होगा। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्रेविटेशन, इसमें जो होता है ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल कितना वर्क लगेगा, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वर्क इसमें कब होगा, जब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा। जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा
तब इसका वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा। वर्क डन मतलब कि पूरा वाला नहीं, सिर्फ जो ग्रेविटी के जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। और यहाँ से यहाँ तक नीचे से ऊपर जाने में ये करेगा -mgh, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक वर्क डन ज़ीरो होगा। और सेम यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसका वर्क डन ज़ीरो होगा। यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसका वर्क डन जो होगा वो -mgh होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आया तब mgh लगेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आएगा तो mgh, यहाँ से यहाँ तक फिर ज़ीरो हो जाएगा। समझ रहे हो तुम लोग ना कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क अगर हुआ तो वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, और अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट होगा तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। समझ रहे हो इस। अब देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। ये एक इंक्लाइन प्लेन है ना, और इसका जो लेंथ है, इसका नहीं, इसका जो लेंथ है इंक्लिनेशन का, जो इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ है वो है 10 मीटर, और वो इंक्लिनेशन जो है वो 45 डिग्री है। एक ब्लॉक है जिसका मास है √2 kg, और उस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी, ठीक है, जर्नी लिखना। यानी कि अगर ये मान लो एकदम यहाँ पे है, एकदम इनिशियल कंडीशन एकदम यहाँ पे, यहाँ से अगर वो एकदम टॉप पे जाए ना, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें वर्क डन क्या होगा, और जब वो ऊपर से एकदम नीचे आए तब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, ठीक है। और दूसरे पार्ट में पूछा हुआ उसी अब फ्रिक्शन की वजह से उसका वर्क डन बताना है, और फिर उसके बाद पूछा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का राउंड ट्रिप अगर किया तो उसका कितना वर्क होगा। तो देखो सबसे पहले वाले पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करें, ग्रेविटेशनल फोर्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले, तो फिर देखो जैसे कि मान लो ये ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का मास है, देखो एक सेकंड इसको बगल में ही रख देते हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉक का देखो मास जो है वो दिया हुआ है √2 kg है। अब देखो इसमें जो फोर्स ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगा ना, देखो जैसे ग्रेविटी की वजह से ये mg लग रहा है ना, लेकिन इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा इधर की तरफ mg sin 45। तो देखो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ना, लेकिन इसमें हम लोग लेंगे क्या, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट लेंगे जिसके मतलब कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये देखो 45 डिग्री पे लग रहा है ना, तो फिर ये देखो ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे नहीं मूव कर सकता है, तो ये इस ऐसे मूव करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये वाला कंपोनेंट लेंगे जहाँ से लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट देखो ये इधर की तरफ हुई होगा, तो ठीक है। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। अब इस पर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो होता है mg sin 45, ये लगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बाद ये देखो कि इस पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट देखो 10 मीटर का हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। अब देखो अब ये जो डॉट है इसका ये मतलब होता है कि अब यहाँ पे एंगल रखेंगे, एंगल कौन सा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट और इसमें जो फोर्स लग रहा है इसके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम वही, इसीलिए यहाँ पे डॉट होता है, या fs cos थीटा। cos थीटा में क्या मतलब होता है, cos थीटा किसके किसके बीच में होता है, तो वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, तो ये हो जाएगा cos 180, ठीक है। तो अब इसे लिख देंगे cos 180। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद cos 180 है तो यहाँ पे हो जाएगा -100, ठीक है, यहाँ पे -100 जूल आएगा इसको अपवर्ड जाने के लिए। तो अब इसको डाउनवर्ड जाने के लिए अब क्या होगा, डाउनवर्ड में देखो इसका ये mg sin थीटा फिर से स्टिल ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इस बार डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, मतलब सेकंड वाले केस में यहाँ पे हो जाएगा cos 0, ठीक है। cos 0 जब हो जाएगा तो इसकी एक जो वैल्यू आएगी जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो वो हो जाएगा +100 जूल, ठीक। तो बस इसको सॉल्व कर दो, और फिर उसके बाद देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इन राउंड ट्रिप, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद 0 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 0 आ गया, और इसमें 100 प्लस और माइनस में आएगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो देखो अब इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे ये एक ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स जब लगेगा तो मालूम ही होगा कि हम लोग जिस भी डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स उसी के अपोजिट में लगता है, ठीक है। तो इसमें जब ये ब्लॉक जो नीचे से ऊपर जाएगा अपवर्ड की तरफ,
तो ये हो जाएगा म्यू एम जी साइन 45 क्योंकि एंगल होता है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लगा। तो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये जैसे वर्क का फॉर्मूला लगाओ, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे हो जाएगा म्यू एम जी साइन 45, ठीक। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 10 मीटर का ही होगा। और अब डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का जो एंगल है वो है 180। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये -50 जूल आएगा। ये इसका ऊपर जाने का केस है। अब क्या होगा कि अब ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे इसका, तो देखो जब ये नीचे आ रहा है, अब ये नीचे आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फिर से अपोजिट ही लगेगा। तो अब जब फिर से अपोजिट लगेगा तो फिर से इसमें फोर्स की वैल्यू यही रखाएगी, डिस्प्लेसमेंट इसका फिर से वही 10 मीटर होगा क्योंकि अब ये एकदम टॉप से फिर नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और अब देखो फिर से अब इसके जो बीच का एंगल है वो होगा 180 ना। तो अब इसको बिल्कुल पूरा वही वैल्यू रख के और इसका जो वर्क आएगा वो आएगा फिर से -50 जूल। तो फ्रिक्शन का राउंड ट्रिप का अगर हम लोग वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा -50 प्लस -50 यानी कि -100 जूल, ठीक है। तो देखो वर्क हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों की बारी है काइनेटिक एनर्जी पढ़ने के बारे में। काइनेटिक एनर्जी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये तो सबको बच्चा जानता है ना। तो ये हो जाता है ½ mv², ठीक। फिर उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक, और देखो जितना है ना इसके बाहर से नीट में कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। जब आया ही नहीं है तो आएगा कहाँ से ना। तो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने में सफिशिएंट है। बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 इतना कर लो ना कि एकदम फोड़ डालो। तो बस प्रैक्टिस का ही पूरा खेल है भाई, सबको सब कुछ आ ही जाता है। तो देखो अब उसके बाद हो जाता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो देखो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो होता है, इसको एकदम दिमाग में तुम लोगों को अटे होगा, मतलब कि आंख बंद करके भी, जैसे कोई रात में अगर तुम सोए हुए हो तो 2 बजे कोई उठा करके बोले कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन बताओ, तो बोलो P = √2mk, ठीक। P = √2mk। अब फिर उसके बाद एक हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी कुछ नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम बस यही बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जैसे कि ऑल मतलब कि उसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव से जितना भी वर्क हुआ वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में सिर्फ यही कहा गया कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स है और टेंशन, इन सब में तुम लोगों को पढ़ ही चुके होंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है ना। और जो टेंशन होता है ये सब जो होता है पाथ डिपेंडेंट होता है, तो ये सब नॉन कंजर्वेटिव। मतलब सिंपल से यही कहना का मतलब है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन निकालना है तो देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², ठीक। अब देखो अब जैसे रिलेशन अगर मालूम करना है तो दोनों में एक सिमिलर चीज़ को निकालो और उसको दूसरे की वैल्यू में पुट कर दोगे तो रिलेशन आ जाता है। जैसे v है ना, तो देखो v इसमें भी है, v इसमें भी है, m भी है, लेकिन पहले v से देखते हैं। तो देखो v को = P/m भी कर सकते हैं। अब v की वैल्यू, अब देखो v की वैल्यू इसमें पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो देखो ½ v के जगह पे हो गया P²/m², एक m से दूसरा m काट दो, ठीक है। अब आ जाएगा P² अब देखो ये 2m वहाँ चला गया तो 2mk, अब स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो हो जाएगा √2mk। अब देखो 2019 में आया हुआ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का है, ये क्या बोला है देखो लाइन से सॉल्व करेंगे। देखो 15 नंबर है ना, पढ़ लो, लाइन से सॉल्व किया जाएगा। देखो ए पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट, ठीक है। सबसे पहले वो रेस्ट पर है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, सडनली ब्रेक हो गया और वो ब्रेक हुआ 3 पीस में, ठीक। 2 फ्रेगमेंट ऑफ मास m, 2 का मास जो है वो m है, ठीक है। तो अब वो जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर गया, ठीक है। एक देखो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, देखो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर मूव किया, चलो ठीक है। अब फिर उसके बाद कह रहा है उसका दोनों का वेलोसिटी v है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सबसे पहले देखो करना क्या है तुम्हें कि 5m है तो ये 2m में अगर डिवाइड किया तो फिर 5m - 2m = 3m, तो यानी कि तीसरे पार्ट का मास होगा 3m
3m का वेलोसिटी गिवन नहीं है ना, और ये दोनों m जो है वो v वेलोसिटी से उड़ गया, ठीक है। तो अब एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या करना होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये है। इनिशियल कंडीशन में इसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगा, ज़ीरो होगा, ठीक। तो अब बस तुम्हें निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनली इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें तीनों का मास पता ही है और तीनों की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। इन दोनों की वेलोसिटी जो है v है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं ये चीज़। मान लो कि ये m है जो है, इसको मान लो 2m ना, और जैसे कि इन दोनों को जोड़ दो और ये इसके एक सामने ना, इस तरीके से मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये v वेलोसिटी से क्या, ये v वेलोसिटी से, तो अगर मान लो अगर एक मान लें जैसे कि वो m जो था वो दोनों के दोनों m जोड़ के 2m हो गया और दोनों की वेलोसिटी v थी। तो यहाँ पे मान लो जैसे कि ये v है ना, तो अब इस v का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा v√2, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगा v√2। अब ठीक है, अब बस तुम लोग को क्या करना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन चलाना है, यानी कि mv इज इक्वल्स टू m डैश v डैश। अब देखो m इसकी क्या है 3m, अब इसका वेलोसिटी क्या है v डैश, ठीक। अब यहाँ पे इसका m क्या है 2m, ठीक, और यहाँ पे इसका v डैश क्या है v√2। m से m काट दो है, और फिर उसके बाद v डैश इज इक्वल्स टू, देखो दिख रहा है v डैश इज इक्वल्स टू √2 v/3, ठीक है। यानी कि v डैश की स्पीड पता चल गई। अब इसको पुट करके काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो देखो यहाँ पे टोटल 3 पार्टिकल्स हैं ना, तो अब तीनों का अब तुम काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दोगे तो वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, उसी से वही होगा काइनेटिक एनर्जी रिलीज। अब इसको हम लोग करें तो अब हम लोग इसको जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज को सॉल्व करने के लिए देखो इसका हाफ mv² हाफ mv², अब इसका हाफ mv² हाफ mv², अब इस वाले का हाफ, अब इसका मास क्या है 3m, तो 3m पुट हो गया। अब इसकी वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, ये यहाँ पे ये अभी इन मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाले थे, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी यहाँ पे पुट हो जाएगी और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई थी यार, यहाँ पे जो होगा mv√2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2m नहीं होगा। जैसे कि मान लो एक है यहाँ पे mv लगेगा mv और एक यहाँ पे लग रहा है mv ना, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आता है √2 mv, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा √2 mv। तो यहाँ पे जो होगा ये यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा v√2/3। तो अब इसको वैल्यू को पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा ये 4mv²/3। अब देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, एक बॉडी है ना, एक बॉडी, उसका मास है 4m है, और वो जो है वो XY प्लेन में रेस्ट पे है। यानी कि XY प्लेन को समझ लो, मतलब कि तुम्हारे कॉपी पे ही रखा हुआ है, कॉपी पे रखा हुआ है, इसका मतलब एक ये XY एक प्लेन और एक ये Y प्लेन, ठीक है। और तो इस पे एक 4m का मास रखा हुआ है। अब वो क्या हुआ कि वो फट गया, एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, और फिर उसके बाद बताया है कि उसमें से 2 का मास जो है वो m है और वो दोनों परपेंडिकुलर मूव किए हैं। जैसे कि ये एक m ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े हैं लगभग उसी तरीके से, ठीक है। तो अब उसका जो बचा हुआ जो एक और मास होगा वो 2m होगा, क्योंकि 3 पीस बोला है, और अगर m निकल गया तो 4m में से -2m, तो यहाँ पे बचा 2m, तो एक 2m का मास है। तो अब वो v वेलोसिटी से ऐसे जाएगा, क्योंकि ये दोनों v से मतलब गिवन है, ये दोनों v वेलोसिटी से जा रहे हैं और इसका कुछ गिवन नहीं है, तो ये v डैश से, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेट ड्यू टू एक्सप्लोजन, यानी कि इसके फटने की वजह से ये वाला जो फट गया, तो अब यहाँ पे कितना काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ। तो इसका भी वही सेम फंडा लगेगा जो पिछले हम लोग पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी रिलीज या काइनेटिक एनर्जी जनरेट। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी
तो बस यही करना है कि काइनेटिक एनर्जी जनरेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कैसे निकालेंगे? देखो इसका पहले लिख देना काइनेटिक एनर्जी, इसका प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसकी वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, तो इसका वेलोसिटी पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल देंगे, फिर हम लोग क्या है कि इसका वेलोसिटी निकाल देंगे। वेलोसिटी निकाल के तीनों का काइनेटिक एनर्जी जोड़ देंगे तो वही काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगा। तो बस अब देखो इसका रिजल्टेंट निकाल दिए √2mv, ठीक है, mv तो यहाँ पे हो गया √2mv। अब इसका 2mv डैश, ठीक है। अब इन दोनों को सामने सामने रखने के बाद इसका जो वेलोसिटी आएगा, जैसे 2mv डैश इज इक्वल टू √2mv करोगे तो m से m कट गया, यहाँ पे m से m कट जाएगा, तो v डैश इज इक्वल टू √2v/2, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी आ गई। अब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी में सब में जोड़ देना। तो बस अब क्या करना है, तुमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। जैसे कि देखो ये एक इसका है तो देखो ½ mv², देखो ½ mv², फिर उसके बाद अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये एक सेकंड, हाँ ये वाला है ½ mv², इसका अगेन पुट करेंगे, फिर इसका आएगा ½ 2mv², ठीक है, ½ 2mv' की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं √2v/2। अब इसको √2 भी हटाया जा सकता है आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए। √2 नीचे लिख दो, √2 ऊपर लिख दो, और √2 मिलकर 2 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे देखो v/√2 ना। तो अब इसको सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ये आएगा, टिक करके आगे बढ़ो। तो देखो 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक इंजन है, ठीक है, एक इंजन है, पंप वाटर कॉन्टिन्यूसली थ्रू हाउस। एक इंजन है जो पानी को घर तक पहुंचा रहा है, ठीक है। वाटर लीव द हाउस विथ वेलोसिटी v, ठीक है, यानी कि वो जो पानी जो भेज रहा है उस पानी की वेलोसिटी v है, और उसका m जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है। याद रखो m जो है वो मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। जो m है वो मास पर यूनिट लेंथ m दिया हुआ है, वेलोसिटी v दिया हुआ है पानी का, चलो ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ठीक है, व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर, यानी कि वो जो पानी घर तक भेज रहा है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड क्या होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड क्या होगी। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। देखो मास पर यूनिट लेंथ जो दिया है वो m दिया हुआ है, ठीक है, ये मास नहीं है m, ये जो है ये m/l इज इक्वल टू m है, ठीक है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ जो दिया है वो m है, और वेलोसिटी v दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड निकालने के लिए हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बाई टी, टाइम पर सेकंड वाला, ठीक है। तो ½ mv²/t ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। ये नहीं कि ½ mv² को देख लिया ऑप्शन में और मार दिए, नहीं वो गलत हो जाएगा। तो देखो ½ mv²/t, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। तो देखो m को निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है ये m/l के बराबर है। ये वाला जो मास है ये इसमें पुट होगा, ये वाला मास इसमें पुट नहीं होगा, ये वाला मास पुट होगा, क्योंकि यहाँ पे मास की बात किया हुआ है, और जो क्वेश्चन में m दिया हुआ है वो है m/l। तो m इज इक्वल टू m/l लगाना है तुम लोगों को, और m की वैल्यू आ जाएगी ml, ठीक। अब ये जो ml है अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वैल्यू को पुट करने के बाद ये देखो यहाँ पे पुट किए ½ ml/t v²। अब देखो अब क्वेश्चन में स्पीड भी गिवन था, तो स्पीड जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ पर टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी तरीके से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ बाई टाइम होता है। तो अब यहाँ पे l/t जो होगा ये यहाँ पे v हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ½ mv³, ठीक है। तो अब देखो ½ mv³ आ गया। अब देखो इसमें देखो दिखा ½ mv³ पे टिक करो, आगे बढ़ो। अब देखो 2008 में आया हुआ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सेल ऑफ मास 200 ग्राम। जैसे कि मान लो एक बंदूक है ना, बंदूक के जो सेल है मतलब उसका गोली है वो 200 ग्राम का, यानी कि 0.2 kg का, ठीक है। इज इजेक्टेड फ्रॉम अ गन, और उस गन का मास है 4 kg, ठीक। और फिर उसके बाद अब उसके कह रहा है कि उस एक्सप्लोजन की वजह से, मतलब कि जब बंदूक से गोली निकली तो काइनेटिक एनर्जी जो है जनरेट हुई 1.05 किलो जूल एनर्जी जनरेट हुई। तो अब इसमें पूछ रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेल। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोग क्वेश्चन बस ये करना है, काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट हुई वो इसके ½ mv² इसका प्लस ½ mv² इसके के बराबर होगी। तो बस तुम लोगों को यही करना है, काइनेटिक एनर्जी देखो निकली तो इस इक्वल टू ½
m इसका रखेंगे सेल का हाफ m। अब इसकी वेलोसिटी मालूम नहीं है तो v² लिख दो पहले, फिर उसके बाद इसका लिख दो हाफ m, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ m। अब ये भी तो कुछ मतलब कि तुम लोग सुने तो हो गई कि जब बंदूक से गोली गोली जब बंदूक से निकलती है तो गोली स्पीड में जाती है ना, लेकिन बंदूक भी पीछे की तरफ कुछ वेलोसिटी से आती है ना, तो इसका v डैश वेलोसिटी मान लो। तो अब इन दोनों के वेलोसिटी का रिलेशन बस मालूम चल जाए तो फिर दूसरे की वेलोसिटी निकल जाएगी, लेकिन निकालना हम लोगों को सेल की वेलोसिटी है, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग इस वाली वेलोसिटी को इसके बराबर कैसे कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, देखो 0.2v, देखो ये इसका मास हो गया 0.2 और ये v वेलोसिटी से गई, ठीक है। इस इक्वल्स टू ये 4 kg का है तो इसका m रखा है 4 और इस इक्वल्स टू इसका वेलोसिटी v डैश मान लें। तो अब इसको इससे काटेंगे तो ये 20 टाइम्स कटेगा, तो v इज इक्वल्स टू 20v डैश आ गया। तो अब यही वाली वेलोसिटी हम लोगों को मालूम करनी है। तो अब इस वेलोसिटी में ये जो है ना, तो हम लोग को जैसे ये वाली वेलोसिटी मालूम करनी है तो इस वाली वेलोसिटी में इसके रिलेशन का पुट कर दो, जैसे कि v डैश इस इक्वल्स टू पुट कर दो v/20, ये वैल्यू को पुट करना है इसमें, बस आंसर आ जाए। तो देखो अब v डैश की वैल्यू v के रिस्पेक्ट में पुट करने के बाद ये इससे कटा 100 बार में ये कट गया। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद देखो मोटी मोटा सॉल्व कर देना। जैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा तुरंत हम तुम्हें जैसे बताएं, तो जैसे यहाँ पे लिख दो 1 2 3, चलो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इस इक्वल्स टू, अब देखो ये हाफ कॉमन हो गया हाफ, अब यहाँ पे अंदर अब v² भी कॉमन हो गया, समझ रहे हो, v² भी कॉमन हो गया। अब ये यहाँ पे हो गया 0.2 प्लस, अब देखो यहाँ पे हाफ बाहर निकल चुका, v² बाहर निकल चुका, तो अब यहाँ पे बचा क्या 1/100, 1/100 का मतलब हो गया 0.01। अब इसके चक्कर में इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, बहुत कम है, तो अब इसको हटा दो। तो अब बस क्या करना है तुमको, अब देखो 0.2 बचा हुआ है यहाँ पे, अब 0.2 से गया 10 टाइम्स में, तो अब ये 10 यहाँ पे गया तो ये हो गया 10,000। अब v² इक्वल्स टू 10,000, तो अब इसका पेयर बना लो, तो v इज इक्वल्स टू 100। समझ गए ना, समझने वाले समझ गए होंगे, ना समझने वाले ना समझ पाए, मतलब अरे यार जिसके इतनी भी मतलब कि बेकार तैयारी होगी कि जो कैलकुलेशन ना कर पाए उसको क्या कोई समझाएगा फास्ट ट्रैक रिवीजन में। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ कहा नहीं है, बस बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बम है जिसका मास 30 किलो है, चलो ठीक है, सबसे देखो प्रीवियस ईयर का ही है ना, अब वो सबसे पहले रेस्ट में, अब वो क्या हुआ फट गया, एक 18 और एक 12 किलो में, चलो ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ 18 kg 18 किलो वाला जो है वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रहा है। और फिर उसके बाद अब पूछा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास, यानी कि इस वाले मास का काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन से इसका वेलोसिटी पता कर लेना, फिर उसके बाद हाफ m, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ, अब यहाँ का मास कितना है 12, और फिर इसके बाद इसका वेलोसिटी जो आएगा उसको पुट करके इसका आंसर बताओ। अब देखो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या कहा है, एक पार्टिकल है उसका मास m1 है, ठीक है, वो मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, और अदर पार्टिकल जो उसका मास है m2 वेलोसिटी और वो मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, ठीक है। उन दोनों का मोमेंटम सेम है, इसका मतलब है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, चलो ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद कहा है कि उन दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो है वो अलग अलग है और वो है E1 E2, ठीक है। अब इसमें कहा हुआ है कि m1 m2 से बड़ा है, तो E1 E2 का क्या वो होगा तो बताना है। तो देखो m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि बोला है मोमेंटम सेम है, m1 बड़ा है m2 से, देखो m1 जो है बड़ा है m2 से, लेकिन ये दोनों सेम है। जैसे कि इसमें बोल दिया गया है कि जैसे ये है 10, ठीक है, m1 बड़ा है m2 से, जैसे मान लो ये है 100, ये है 10, ठीक है, लेकिन इन दोनों सेम है, तो अब इन दोनों को बैलेंस तो करना होगा ना, क्योंकि दोनों सेम है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ की जो वेलोसिटी है ये होगी 10 और यहाँ का जो वेलोसिटी होगा ये होगा 100, समझ लो 100 इंटू 10 1000, 100 इंटू 10 1000, दोनों का मोमेंटम सेम हो गया। मतलब ये तुम लोग समझ रहे हो ना, अगर कहा m1 इज़ ग्रेटर देन m2, ठीक, तो अब क्योंकि मोमेंटम सेम है तो इन दोनों की वेलोसिटी जो है कि बैलेंस करना होगा। तो अब वेलोसिटी को बैलेंस करने के लिए अगर ये यहाँ पे ज़्यादा है और ये यहाँ पे कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो अब इसमें बताओ E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, इसमें मेन यही बताना है तुम लोगों को, ठीक है। तो फिर देखो
E1 इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर, E2 इज इक्वल टू हाफ M2 V2 स्क्वायर। E1 में हाफ, अब हाफ आप हटाओ, ठीक है, और M जो है मान लो M1 जो है इसकी वैल्यू है 100, चलो ठीक है, और V1 की जो वैल्यू है वो 10 है, 10 का स्क्वायर हुआ तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। E1 की वैल्यू इतनी है 10,000 के अप्रॉक्स। अब E2 की वैल्यू क्या आएगी, अब M2 यहाँ पे क्या है 10, चलो ठीक है, ये सब माना हुआ वैल्यू है सॉल्व करने के लिए 10। अब देखो यहाँ पे जो V2 स्क्वायर होगा वो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 10,000, समझ लो। अब 10,000 इंटू 10 यानी कि यहाँ पे ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 10,000। ये E2 जो है वो 1 लाख है और E1 जो है वो 10,000 है, तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा है, E2 बड़ा है E1 से। तो अब इसमें देखो बराबर नहीं है, तो E2 बड़ा है E1 से, बस यही करना था। देखो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बॉल है उसका मास 2 किलो है और अनोदर बॉल है जिसका मास 4 किलो है, दोनों को ड्रॉप किया गया 60 फीट टॉल बिल्डिंग से, ठीक है, और 30 फीट के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। बस बहुत इजी है। देखो 2 किलो का ये है, ये 4 किलो का है। हम एक्सप्लेन करने के लिए जैसे दोनों को बोला कि एक ही बिल्डिंग से, लेकिन कोई मतलब नहीं है, तो दोनों को 60 फीट बिल्डिंग पे से छोड़ दिया गया। अब देखो 30 फीट पे जब ये आएगा, ये यहाँ पे है 30 फीट, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर, E2 का भी वही फंडा है। तो अब देखो वेलोसिटी दोनों की जो होगी इस पॉइंट पे सेम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का मास से कोई मतलब नहीं होता है, उसका डिस्टेंस से मतलब होता है। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, जीरो है तो उसको नहीं लिखेंगे, वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, अब एक्सीलरेशन जी मान लो 2a और एस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बस वी स्क्वायर में ना तुम लोगों को देखो एग्जाम में करना है तो फटाफट करना होता है। तो देखो अब E1 E2 बस लिखो, E1 एक सेकंड, हाँ E1 E2, ठीक है। अब हाफ हाफ मत लिखो और बस M1 लिखो, M1 कितना दिया हुआ है 2 kg, ठीक है, और M2 कितना दिया है 4 kg, तो बस यहाँ पे 4 डालो। अब देखो वी स्क्वायर का वैल्यू जो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ कॉमन है तो हटा दो, एम का वैल्यू लिख दिए। अब वी स्क्वायर की वैल्यू देखो दिया हुआ है, ये 2g इसमें भी आएगा 2g इसमें, मतलब कि दोनों की जो वैल्यू आएगी वो 30 आएगी, तो यहाँ पे भी 30 आएगी, यहाँ पे भी 30 आएगी, कट जाएगी, ये बस बची 1/2, ठीक है। ये इसको इस तरीके से भी नहीं, बहुत इजी तरीके से ऐसे कर सकते थे, क्योंकि देख रहे हो कि दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो दोनों की यहाँ पे वेलोसिटी सेम हो जाएगी, हाफ से हाफ ख़त्म कर दो। अब बस यहाँ पे m कितना दिया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे m4 था ना, तो रेशियो एग्ज़ाम में करने के लिए 1:2 आ गया, इसको ऐसे सॉल्व कर दिए, समझे कि तो नहीं तुम लोग। तो देखिए गाइस, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भगवान द्वारा दिए हुए अपने दिव्य हाथों का इस्तेमाल सही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग पहले कर चुके हैं कि एक पार्टिकल है, हाँ, वो फट गया दो मासेस में M1 M2 में, दोनों के दोनों V1 V2 से अपोजिट दिशा में भागने लगे हैं। अब उन दोनों का E1 E2 बताना है, तो कुछ है नहीं, बस ये हाफ M1 V1 स्क्वायर बाई हाफ M2 V2 स्क्वायर, बस इस तरीके से करना है आप लोगों को। तो देखो थोड़ा सा बता दें, तो देखो काइनेटिक एनर्जी को जब तुम लोग सॉल्व करोगे E1/E2, तो वो हो जाएगा हाफ M1 V1 स्क्वायर बाई हाफ M2 V2 स्क्वायर, हाफ से हाफ कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है ना। तो इसमें एक और तरीका तुम लोग कर सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। देखो आंसर से मतलब होना चाहिए, ठीक है, तो अगर इसमें देखो ये भी सही ऑप्शन है, लेकिन इसमें ऑप्शन ये है ही नहीं, तो इसमें और भी थोड़ा सा छोटे में ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें देखो M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2 लगाओ, क्योंकि देखो इसमें कहीं भी v का स्क्वायर दिया ही नहीं हुआ है, तो फिर अब इसमें वैल्यू को तुम लोग को खुद से एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो अब जैसे वैल्यूज़ को पुट करो, तो देखो बस ऐसे ही करना है, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2 लगाओ, V1 की वैल्यूज़ को V1 M2 V2 बाई M1 आ गया। अब इस V1 को यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करोगे तो कुछ इस तरीके का इसका रंग रूप आ जाएगा। M1 से देखो ये M1 काट दो, M2 से एक M2 कट गया, V2 देखो 2 टो है तो यहाँ पे भी V2 2 टो है, तो आंसर क्या हुआ M2/M1 M2/M1, टिक करो आगे बढ़ो।
तो देखो अब ये वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी अगर एक बॉडी की 300% तक बढ़ जा रही है, यानी कि 300% बढ़ गई, यानी कि वो चौगुना हो गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो गई ना। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम यानी कि मोमेंटम कितना ज़्यादा बढ़ा। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जैसे मान लो हाफ mv², फाइनली वो 4 टाइम्स बढ़ गई, तो 4 इंटू हाफ mv² हो गया, ठीक है। तो देखो कॉमन सेंस से थोड़ा सा एग्जाम में इसे बैठे रहोगे तो तुम्हारा दिमाग एकदम वाईफाई पकड़ना चाहिए। तो देखो जैसे इसमें क्या कह रहा है, जैसे इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले मान लो के है, ठीक है। अब देखो बाद में वो काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है वो हो जा रहा है 4k, ठीक है। अब देखो इसमें जो मास है ये दोनों का कांस्टेंट ही रहेगा, मास तो नहीं बदल सकता है ना, v बदल सकता है। तो देखो कितना v में चेंज आ जाए, कितना v में चेंज आ जाए कि वो चौगुना कर दे। तो जैसे अगर देखो यहाँ पे अगर 2v² हो जाए तो 2v² हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इसका वेलोसिटी जो है वो दुगुना बढ़ जाए, तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। या इसे तुम लोग खुद से सॉल्व करके कट्टम कुट्टा खेल के भी तुम लोग निकाल सकते हो कि इसकी वेलोसिटी फाइनली 2 टाइम्स बड़ी होगी ना। तो वैसे भी कर सकते हो, और एग्जाम में बैठना तो यार तुरंत तुरंत काम करना चाहिए दिमाग। तो अब बस तुम लोगों को अब मोमेंटम कंजर्वेशन देखना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए देखो मास सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, वेलोसिटी इसकी मान लो सबसे पहले 1 है, अब बाद में इसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ चुकी है तो 2 है ना। तो अब इसका मोमेंटम जो है वो देखो दुगुना बढ़ा है, समझ रहे हो, दुगुना बढ़ा है, यानी कि 100% चेंज होगा तो वो दुगुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 1 टिक मारोगे। अब देखो यार स्क्रीन शॉट लो या वीडियो को पॉज करो और इन सब क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। 1 2 3, जैसे देखो ये 2 क्वेश्चन है, 1 2 3, इसको पॉज करके सॉल्व करो। इन दोनों को भी छोड़ना नहीं है, इन दोनों को भी सॉल्व करना है। 1 2 3। तो देखो यार अब हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी में इन दोनों फार्मूला पर बेस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये वाला टॉपिक, और इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है ये भी टॉपिक जो है ये इन दोनों का इंक्लूडेड है, ठीक है। ये वाला टॉपिक और ये वाले टॉपिक से लगभग लगभग एक ही, मतलब वही चीज़ है, कुछ अलग थोड़े ना है। देखो 2018 में वह क्वेश्चन क्या पूछा, एक बॉडी है इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, वो यहाँ पे है और रेस्ट पे, ठीक है। अब वो स्लाइड किया एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और जहाँ से स्लाइड किया उसका जो हाइट है वो h है, ठीक है, फिगर में दिया हुआ है। जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी कि जब इसको यहाँ से छोड़ा गया तो वो यहाँ पे आया और यहाँ से एक पूरा के पूरा, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे कुछ बना होगा तो यहाँ से वो मतलब उसमें इतनी स्पीड थी कि वो एक पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कर लिया, ठीक है। तो फिर अब उसमें पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी कि वो यहाँ पे आए। और तुम लोगों को मालूम होगा कि सर्कुलर मोशन में पढ़े होगे तुम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि अगर एक बॉल है ना, उसके पास यहाँ पे कितनी स्पीड होनी चाहिए कि वो पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन ऐसे कर पाए, तो उसके पास √5 g स्पीड होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ से अगर एक बॉल को ऐसे ढकेला गया तो उस बॉल के पास कितनी स्पीड होनी चाहिए कि वो पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कर पाए, तो यहाँ पे उसकी स्पीड √3 g होनी चाहिए, ठीक। और अगर कोई बॉल कोई ऐसे ढकेला जाए और वो ऐसे जाके ऐसे ना गिरने के बजाय वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर ले, तो यहाँ पे इसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो होनी चाहिए √g, यानी कि √2 g का फ़र्क होना चाहिए। जैसे 5 है फिर -2, तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 2 घटाओ तो 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए √5 g। तो देखो बस तुम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो बॉल यहाँ से तक आएगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या चेंज होगा, और फिर जब यहाँ से यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी का क्या चेंज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो होगा mgh हो जाएगा, हाइट यहाँ पे h दिया हुआ है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5 g होनी चाहिए। फिर उसके बाद m से m यहाँ पे कट्टम कुट्टा हो जाएगा, फिर यहाँ पे GH इज इक्वल टू हाफ, तो बस अब यहाँ से रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो बस अब यहाँ से G से G कटा, और फिर उसके बाद H इज इक्वल्स टू 5D/4। अब इसमें टिक करो 5D/4, आगे बढ़ो। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी मास m, मतलब कि वही कहा है कि एक बॉडी जिसका मास m है उसके पास कितना वेलोसिटी होना चाहिए कि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कवर कर सके। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि
√5g r यहाँ पे नीचे के पॉइंट पे होने चाहिए, और हॉरिजॉन्टल पे देखो इसमें बोला होगा मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी मास m एंटर ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r सो दैट कंप्लीट अ लूप ना। तो उसके पास √5g r की वेलोसिटी होनी चाहिए, और अगर हॉरिजॉन्टल से पूछता कितनी वेलोसिटी तो उसके पास √3g r, और एकदम टॉप से तो √5g r। तो देखो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या करा है, एक बच्चा है वो स्विंग में बैठा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बचपन में तुम खेले होगे ऐसे ऐसे वाला, मतलब कि नहीं कि ये जो झुलवा है बचपन में तुम लोग झूला झूले होगे कि एक जगह पे तुम बैठे होगे, एक जगह पतला सा लड़का बैठा करके उसको उछाड़ देते होगे, है कि नहीं। तो देखो इसका जो मिनिमम हाइट है ज़मीन से, एक सेकेंड, हाँ, जो मिनिमम हाइट है वो है 0.75, मतलब कि वो ये वाला डिस्टेंस है जो इंसान बैठता है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 2 मीटर का, यानी कि अब जब वो हवा में एकदम ऊपर चला जाएगा तो वो 2 मीटर ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा, तो समझे, तो कुछ करना नहीं है, तो बस चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, और h क्या लेंगे, जो इन दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस है ना, तो वो होगा 2 - 0.25, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.25, हाफ mv² रखेंगे, m से m यहाँ पे कट जाएगा, और फिर 1.25g, और फिर उसके बाद ये इधर गया तो इससे टकराया, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड।